हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का 9वां अध्याय करने वाले हैं, जिसमें नज़ीर अकबर वादी की एक कविता दी गई है, आदमी नामा। आदमी नामा बच्चों, यह कविता जो है वह पढ़ाया जा चुका है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। आज हम इस कविता का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं, तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है। क्रम से लिखिए। अब आपको बताना है कि जो पहला पद है कविता का, उसमें कवि ने आदमी के किन किन रूपों के बारे में बताया है। तो बच्चों, पहले पद में हमने पढ़ा था कि कवि कहते हैं दुनिया में जो बादशाह है वह भी आदमी है, और मुफल्लिस ओ गधा है वह भी आदमी है। बादशाह राजा को कहते हैं और मुफल्लिस ओ गरीब कहते हैं किसको? गरीब को, भिखारी को। ओके। और अगला है जरदार। जरदार किसको कहते हैं बच्चों? जरदार मतलब होता है मालदार, यानी जिसके पास खूब सारे पैसे हैं, वह भी एक इंसान है। और जो बेनवा है, बेनवा है वह भी क्या है? एक इंसान, एक आदमी है। बेनवा मतलब होता है कमज़ोर, लाचार। और जो नियमत खाने वाले हैं वह भी आदमी। नियमत मतलब होता है अच्छा खाना खाने वाले, तो वह भी क्या है? एक इंसान है, एक आदमी है। और टुकड़े चबाने वाला गरीब, वह भी एक आदमी है। तो बच्चों, पहले छंद में कवि जो हैं वह आदमी के निम्न रूपों का बखान करते हैं, और वो सारे रूप ये हैं। आंसर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट में आप हमें अवश्य बताएं। दूसरा प्रश्न है, चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों से स्पष्ट कीजिए। तो कविता में हमने पढ़ा कि आदमी का सकारात्मक रूप भी कवि बताते हैं और उसका नकारात्मक रूप भी बताते हैं। अब सकारात्मक रूप में बताते हैं कि आदमी मस्जिद बनाता है। दूसरा कहते हैं कि आदमी मस्जिद के बाहर जूतियाँ चुराता है, तो ये नकारात्मक हो गया ना। उसके बाद सकारात्मक देखिए, आदमी इमाम और खुद बखाबो बनाता है, और यहाँ आदमी बुरा होता है। खुद बखाबो का अर्थ क्या होता है बच्चों? बताइए, क्या आप लोगों को पता है खुद बखाबो? जब इस कविता को मैं पढ़ा रही थी तो मैंने सभी कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बताए हैं, तो मुझे आशा है कि आप इसका हमें आंसर अवश्य कमेंट में बताएंगे। क्या होता है बच्चों? खुद बखाबो। खुद बखाबो मतलब होता है बच्चों कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पर आदमी इमाम और खुद बखाबो बनता है, और दूसरी तरफ नकारात्मक रूप क्या है? आदमी बुरा होता है। उसी तरह देखिए, तीसरा है आदमी नमाज और कुरान पढ़ता है, तो ये आदमी का सकारात्मक रूप है, वह एक अच्छा आदमी है। और दूसरी तरफ जो नकारात्मक रूप है उसमें है आदमी ही आदमी की इज्जत उछालता है, यानी आदमी ही आदमी को अपमानित करता है। ठीक है, तो ये हो गया उसका नकारात्मक रूप। और सकारात्मक रूप में आदमी ही आदमी पर जान न्यौछावर करता है। एक आदमी दूसरे आदमी पर जान न्यौछावर करता है, उसे सम्मान देता है, प्यार देता है, उसके लिए कुछ कर गुजरने को हमेशा तैयार रहता है। और इसी का नकारात्मक रूप देखिए, तो आदमी ही आदमी को तलवार मारता है, आदमी ही उसकी जान लेता है ना। और अगला जो है वह है आदमी ही आदमी की एक पुकार पर दौरा चलाता है। अब मान लीजिए किसी को कोई मुसीबत में है और वह मदद के लिए बुला रहा है, तो एक आदमी ही तो दूसरे आदमी की मदद करता है ना। और दूसरी तरफ नकारात्मक जो रूप है उसमें आप लिख सकते हैं आदमी ही दूसरे आदमी की सहायता नहीं करता है। अब देखेंगे कि कोई बेचारा लाचार है तो लोग उसे देख करके क्या करते हैं? इग्नोर मार देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उसकी मदद नहीं करते। बल्कि बच्चों, अगर कोई लाचार है, किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है, तो हमें आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए। यही एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, आदमी नामा शीर्षक कवि के इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है, यानी आप क्या सोचते हैं। तो देखिए, आदमी नामा शीर्षक कविता में इन अंशों को पढ़कर हमारे मन में मनुष्य के प्रति दो प्रकार की धारणा बनती है।
एक अच्छी धारणा और दूसरी बुरी धारणा, क्योंकि कवि ने आदमी के सकारात्मक रूप को भी दिखाया है और नकारात्मक रूप को भी दिखाया है। तो इसीलिए इन पंक्तियों को पढ़ करके हमें आदमी का एक अच्छा रूप भी पता चलता है और बुरा भी, यानी दोनों गुण पता चलता है। जो मनुष्य सुविधा व साधन संपन्न है लेकिन समय पड़ने पर दूसरों की सहायता नहीं कर सकता, वह निश्चित रूप से अच्छा मनुष्य नहीं है। दूसरी ओर किसी की एक पुकार पर दौड़कर सहायता करने जो व्यक्ति आता है वह मनुष्य क्या है? एक अच्छा आदमी है, उसके अंदर अच्छे गुण हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने कार्यों, गुणों तथा क्रियाकलापों से अच्छा बुरा बनता है। मनुष्य चाहे कितना भी सफल या समर्थ क्यों न बन जाए, उसमें एक सीमा तक मनुष्यता होना अनिवार्य है, अन्यथा वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं रह पाएगा। मानवीय मूल्यों की उपस्थिति के बिना मानव की श्रेणी में शामिल होना क्या है? अर्थपूर्ण नहीं है। तो ये रहा बच्चों तीसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। चौथा प्रश्न है बच्चों, इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तभी तो आप बता सकते हैं कि इस कविता का कौन सा भाग आपको अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। देखिए, इसका उत्तर लिख सकते हैं, इस कविता का पहला भाग मुझे अच्छा लगा क्योंकि इन पंक्तियों में, तो बच्चों इस कविता को जब मैंने पढ़ा तो मुझे इस कविता का पहला भाग बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखे हैं। इस कविता का पहला भाग मुझे अच्छा लगा क्योंकि इन पंक्तियों में समाज की सच्चाइयों को प्रस्तुत किया गया है। ऊंच नीच, अमीर गरीब में विभाजित यह समाज कई तरह की बुराइयों को जन्म देता है। इस कविता का यह अंश अमीर और गरीब के बीच जमीन आसमान के अंतर को दर्शाता है और आदमी होने के नाते सामाजिक समता की मांग करता है। तो ये हो गया चौथे प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न बच्चों, आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। अब आदमी तो कई प्रवृत्तियों के होते हैं, अनेक प्रवृत्तियां उनमें पाई जाती है बच्चों। तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। आदमी नामक कविता में आदमी की निम्नलिखित प्रवृत्तियों का उल्लेख मिलता है। आदमी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान रखता है। आदमी चोर भी होता है, आदमी रक्षक भी होता है, आदमी हत्यारा भी होता है, आदमी दुराचारी भी होता है, आदमी सहदयी और परोपकारी भी होता है, आदमी में संत और शैतान दोनों के गुण होते हैं। तो इस प्रकार से आप पांचवें प्रश्न का उत्तर लिखें। छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है बच्चों, निम्नलिखित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको उन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है बच्चों, दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुफल्लिस सो गधा है सो है वह भी आदमी। तो यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से कि संसार में हर तरह के आदमी हैं। यदि कोई राजा या बादशाह है तो वह भी आदमी ही है, और यदि कोई गरीब दीन दरिद्र है तो वह भी आदमी है। बादशाह और गरीब दोनों आदमी ही हैं। एक के पास ताकत है तो वह बादशाह है और जो गरीब है वह निर्बल और निर्धन है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में भी आपको व्याख्या ही स्पष्ट करना है। पंक्तियां हैं कविता की, असराफ और कमीने से लेसाता वो भी आदमी, ये आदमी ही करते हैं सब कार्य दिल पजीर। अब देखिए यहाँ शब्द आ रहा है दिल पजीर। क्या आपको पता है बच्चों दिल पजीर शब्द का अर्थ क्या होता है? यदि आप लोगों ने कविता पर बने हुए वीडियो को सुना होगा तो आपको अवश्य पता होगा। कमेंट करके फटाफट बताएं बच्चों दिल पजीर शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए अगर नहीं याद है तो यहाँ ध्यान से देखिए। दिल पजीर कहने का अर्थ होता है बच्चों दिल को लुभाने वाला, या आप कह सकते हैं मन को अच्छा लगने वाला। इसे हम क्या कहते हैं? दिल पजीर कहते हैं। तो कैसे हम इसका भाव स्पष्ट करेंगे? देखिए उत्तर इस प्रकार से लिखना है आपको। ऊंचे तबके से लेकर नीचे तबके तक, राजा से लेकर मंत्री तक, अच्छे से लेकर के बूढ़े तक, सभी आदमी हैं। ये आदमी ही होते हैं
जो अपने कामों से लोगों के दिल को लुभा लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखें। अब देखिए आगे भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं आपको, इसका भी आपको क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो वो भी आदमी। तो अब यहाँ आपको इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए लिखेंगे। कवि कहता है कि एक आदमी तो कुरान और नमाज पढ़ने जैसा पवित्र काम करता है, और वहीं एक आदमी जूतियाँ चुराने जैसा निम्न स्तरीय काम करता है, और उनके देखने या पकड़ने का काम भी एक आदमी ही करता है। कवि ने आदमी के इस दोहरे चरित्र पर व्यंग किया है। अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है। पगड़ी भी आदमी को उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो पगड़ी उतारता है, पगड़ी उतारने शब्द का अर्थ होता है बच्चों जो अपमानित करता है वह भी एक आदमी है, जो आपको चिल्ला के बुलाता है वह भी एक आदमी है, और जो आपकी पुकार पर दौड़कर आपकी मदद के लिए आता है वह भी क्या है, एक आदमी है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आदमी दूसरे आदमी की इज्जत से खेलने तथा उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने का भी काम करता है। वहीं एक अन्य आदमी एक असहाय एवं बेवश आदमी की पुकार सुनकर उसकी सहायता हेतु दौड़कर चला जाता है। इसके माध्यम से कवि ने व्यक्तियों के चरित्र में व्याप्त सद्गुणों पर व्यंग किया है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं आप। आपका कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो बच्चों कमेंट में हमें अवश्य बताएं। अब देखिए चौथा जो प्रश्न आपके सामने है वह है, नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण कीजिए और समझिए कि किस प्रकार नुक्ते के कारण उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ जो एक शब्द लिखा हुआ है राज, क्या लिखा है, राज। अब यहाँ देखिए ये बिंदु देख रहे हैं बच्चों, ये बिंदु जो है वो नुक्ता है, क्या है, नुक्ता। तो इस वजह से इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ देखिए ये राज, इसका मतलब होता है रहस्य, और दूसरा है राज यानी शासन करना। उसी तरीके से यहाँ देखिए ये है ज़रा यानी थोड़ा, और ये है जड़ा यानी बुढ़ापा। उसके बाद है फन यानी कौशल, और फन सांप का जो मुंह होता है, फन होता है वो। फलक आकाश को कहते हैं, फलक लकड़ी का तख्ता होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे ज से फ से युक्त दो दो शब्दों को और लिखे। अब कुछ शब्द जो है वो आपको खुद लिखने हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, ज से हो जाएगा जख्मी और जज्बात, और फ से हो जाएगा फ़कीर और फतेह। ठीक है ना। कोई समस्या हो तो कमेंट में अवश्य बताएं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नीचे यहाँ देखिए मुहावरे दिए गए हैं, इसका आपको वाक्य बनाना है। पहला मुहावरा है टुकड़े चबाना। इसका अर्थ भी जान लीजिए बच्चों। टुकड़े चबाना इसका मतलब होता है रूखा सूखा खाना। ठीक है, रूखा सूखा खाना, ठीक है ना, इसे कहते हैं टुकड़े चबाना। ये हो गया टुकड़े चबाना का। तो वाक्य आप बना सकते हैं इस तरीके से, जंगल में मयंक को 2 दिन टुकड़े चबाकर ही रहना पड़ा, यानी रूखा सूखा खा कर के ही रहना पड़ा। उसके बाद दूसरा जो है बच्चों, दूसरा है आपका पगड़ी उतारना। पगड़ी उतारना यानी कि किसी का इज्जत उतारना या अपमानित करना, सीधा सीधा लिखना चाहिए हमें। पगड़ी उतारना यानी अपमानित करना। ठीक है, तो जब कोई किसी को अपमानित करता है यानी कि वह उसका पगड़ी उतारता है। तो वाक्य हो जाएगा, गांव में वर्षा से सम्मानित बुजुर्ग रामदीन की शहर के कुछ लोग ने पगड़ी उछाल दी। और उसके बाद अगला है बच्चों मुरीद होना। मुरीद यानी कि किसी का गुलाम होना या किसी का शिष्य होना। आप यहाँ पे शिष्य भी लिख सकते हैं। उसके बाद है जानवारना यानी किसी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। और उसके बाद है बच्चों तेग मारना। अब तेग मारना का क्या हो जाएगा,
फटाफट सोचिए और कमेंट करके हमें बताइए तेग मारना का क्या होगा। अब हम वाक्य देख लेते हैं। मुरीद होना मतलब होता है शिष्य, तो मैं गीतकार गुलजार साहब की मुरीद हूँ यानी उनकी शिष्या हूँ। जान वारना यानी समर्पित होना, तो हमारे भारतीय सिपाही देश के लिए जान वारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और उसके बाद है तेग मारना, तो इसका अर्थ आप हमें कमेंट में बताएंगे। तेग मारना यानी राकेश ने अपने भाई को तेग मारकर घायल कर दिया। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से इन मुहावरों का वाक्य बना लिया है। अब जो आपसे एक प्रश्न पूछा गया है तेग मारने का अर्थ, वो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं बच्चों। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।